नमस्कार। नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आइडिया ऑफ इंडिया कैसे सिनेमा में दिखाई देता है या दिखाई दिया है हमारे भारतीय सिनेमा में अभी तक जो उसकी यात्रा रही है शुरुआत से लेकर के आज तक, उसमें किस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत का विचार जो है वो परिलक्षित होता है, किस तरह से उसको कहानियों के ज़रिए दिखाया गया है। इसकी वजह ये है कि राजनीतिक माहौल में आजकल चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में और चुनाव के बीच भारत के विचार को लेकर के किस तरह से पक्ष-प्रतिपक्ष या तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी जो संकल्पना देती हैं, अपना-अपना जो विचार प्रस्तुत करती हैं, उसको हम ये समझना चाहते हैं और अपने दर्शकों के बीच इस बातचीत को रखना चाहते हैं कि क्या जो तमाम धाराएँ हैं हमारे समाज में या रही हैं समाज में भारत की कल्पना को लेकर के, आज़ाद भारत की कल्पना को लेकर के खास तौर से, वो क्या सिनेमा उनको पकड़ पाने में, उनके आधार पर अपनी कहानियाँ बनाने में और उन कहानियों के ज़रिए भारत के विचार को प्रस्तुत करने में सफल रहा है? किस हद तक सफल रहा है? क्या वो भारत का विचार समय-समय पर बदलता रहा है, जैसे राजनीति में परिवर्तन आए हैं? ये तमाम पहलू हैं बातचीत के, ये तमाम सवाल हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं, जो सिनेमा के अध्ययन के, सिनेमा के विश्लेषण के विद्वान हैं और अपनी एक खास पहचान रखते हैं सिनेमा के विश्लेषण के बारे में, सिनेमा के नज़रिए के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने, बहुत गंभीर विश्लेषक हैं। वर्षों से, दशकों से सिनेमा पर लगातार लिख रहे हैं, लगातार अब चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं सिनेमा के बारे में। प्रोफ़ेसर पारख, आपका स्वागत है। मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं। बहुत समय से फ़िल्म समीक्षा से जुड़े हुए हैं, पेशे से पत्रकार हैं और नियमित रूप से पत्र-पत्रिकाओं में, अखबारों में फ़िल्म समीक्षा करते रहे हैं। बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और आजकल डिजिटल माध्यम में सिने माहौल नाम से यूट्यूब पर अपना एक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। हमारे साथ मनमोहन चड्ढा जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत प्रतिष्ठित समीक्षकों में, विश्लेषकों में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मनमोहन चड्ढा जी भी बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और नियमित रूप से दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में, भारतीय सिनेमा के बारे में अपनी समीक्षाएँ, अपनी जो टिप्पणियाँ हैं, वो लगातार अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखते रहे। शिबा असलम फहमी जी हैं हमारे साथ, जो कि बहुत जानी-मानी टिप्पणीकार हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर लगातार पत्र-पत्रिकाओं में, टीवी माध्यम में, डिजिटल माध्यम में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं और यूट्यूब पर अपना एक कार्यक्रम भी चलाती हैं, जिसका नाम है किंतु परंतु विद शिबा असलम फहमी, जो कि एक पॉडकास्ट है दरअसल। तो शिबा जी भी बहुत समीक्षा करती हैं सिनेमा के बारे में, सांस्कृतिक मसलों के बारे में। आपका भी स्वागत है शिबा जी। हमारे साथ हितेंद्र पटेल जी हैं, जो कि पेशे से प्राध्यापक हैं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर निरंतर टिप्पणियाँ करते रहते हैं, निरंतर चर्चाओं में और लेखन में सक्रिय रहते हैं। हमारे सिनेमा संवाद कार्यक्रम के नियमित पैनलिस्ट हैं। हितेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शिवा जी, बातचीत की शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। जो बात हमने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कही प्रस्तावना में कि आइडिया ऑफ इंडिया सिनेमा में किस तरह से दिखा है अब तक, तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि क्या संक्षेप में अपनी बात को रखते हुए कि आइडिया ऑफ इंडिया आपकी नज़र में क्या है? अगर थोड़ा-सा वो बता दें और उसके साथ-साथ सिनेमा ने अपनी शुरुआत के दिनों से लेकर के यानी जब से हमारे भारत में सिनेमा आया है, दादा साहब फाल्के जब से लेकर आए, उसके बाद से लेकर के अब तक जो सिनेमा की यात्रा है, उसमें आप आइडिया ऑफ इंडिया को किस तरह से देखती हैं? कहाँ-कहाँ वो किस-किस तरह से दिखाई दिया है? अगर संक्षेप में आप बता सकें। शिबा जी। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। आइडिया ऑफ इंडिया तो लगातार शुरुआत से ही हमारी फ़िल्मों में का एक सेंट्रल थीम है या उसके इर्द-गिर्द ही सब कुछ जो कुछ दिखाया जाता है, उसके इर्द-गिर्द ही दिखाया जाता है या जस्टिफ़ाई कराया जाता है। भारत का चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे उसके बाद की भारत के अंदर की आंतरिक सामाजिक परेशानियाँ हों,
मुद्दे हों, सामाजिक कुरीतियाँ हों या एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं भारत के आगे, खासकर बॉर्डर के लेकर के उसको हो, तो लगातार हमने देखा है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया हमारे जो पूरा सिनेमा का जो अभी तक की सफ़र है उसमें लगातार रहा है। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया के साथ साथ पॉलिटिक्स ऑफ द डे जो है वो भी साथ में शामिल रही है। यानी आइडिया ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटिक्स ऑफ द डे जो है वो हमारी डे टू डे की जो बॉडी पॉलिटिक्स है वो है। ये दोनों मिक्स होकर के साथ साथ आते रहे। अगर आप याद करें कि जो शुरुआती सिनेमा है, ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले का जो मामला है और आज़ादी के फ़ौरन बाद का मामला, उसमें जो हिस्टोरिकल्स बनी है उसमें जो भारत के प्राचीन काल के या मध्य युग के जो हीरोज़ हैं उनको लेकर के फिल्में बनी हैं और वो आज के भारत के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ अलाइन की गई हैं। फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन है, उसको लेकर के लगातार फिल्में बनी हैं और बहुत खूबसूरती से। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ जो हिंदू मुसलमान का मसला पैदा हुआ, पार्टीशन का सवाल पैदा हुआ, उस पर भी बहुत फिल्में बनी। तो ये एक लंबा सफ़र है जिसमें फिल्मकारों ने कभी भी वो पीछे नहीं रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव बात की है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी फिल्मी जो सोच है वो लगातार देश को मजबूत करने के लिए ही आगे बढ़ी है। उसमें अलग अलग टेक हो सकते हैं। बाद के दिनों में आप देखिए जो सवाल गरीबी का सवाल है, जो समाजवाद का सवाल है, जो सामाजिक न्याय के सवाल हैं, उसको आप देखें कि 60, 70, 80 के दशक में वो उठाए गए हैं और फिर 80 का दशक खासकर आप देखिए पारिवारिक जो झगड़े, सास बहू, दहेज, जात पात, ऊंच नीच, वर्ग, इसको उठाया गया है। अगर आप गोविंदा, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती और ये वाली फिल्में आप याद करेंगे तो वो चाहे बहुत सटल ना हो, चाहे बड़ा क्रूड रिप्रेजेंटेशन हुआ हो उनमें, लेकिन लगातार समाज में एक मैसेज देने की कोशिश है। और फिर उसके बाद अगर आप आजकल की फिल्मों पे आइए, उसमें देशभक्ति भी है, उसमें आतंकवाद से लड़ने का जो मादा है वो भी है और उसमें साथ ही साथ जो समाज के अंदर के इश्यूज हैं वो पूरी तरह से। मगर एक फ़र्क आया है कि राजनीति ने इधर की फिल्मों को, जो डे टू डे की राजनीति है, उसने बहुत प्रभावित किया है। उसमें वो फिल्में बनी हैं जो एक ख़ास राजनीतिक आग्रह को लेकर के बनाई गई हैं। उसमें दलित समाज से जुड़ी हुई फिल्में भी हैं और उसमें मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई फिल्में भी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम की जो खाई है और जो न्यू आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, कल्चरल नेशनलिज्म है, जिसमें एक धर्म, एक देश, एक धर्म और एक समुदाय, उसको सामने रख के लक्षित करके फिल्में बनाई गई हैं। बाकी सबको विलन बनाया गया है। तो भारत के अंदर से जो विलन खोजने की, भारत के लोगों के बीच से, भारत के समुदायों के बीच में जो विलन खोजने की जो नई परंपरा चली है, ये पिछले एक दशक की परंपरा को अगर हम छोड़ दें तो इससे पहले हमने ये नहीं देखा होते हुए। देश प्रेमी जैसी फिल्में हैं जो हिंदू मुस्लिम्स की समस्या को एक बहुत ही फॉर्मूला के साथ तय करती है, लेकिन बड़ी खूबसूरत फिल्में हैं। अमर अकबर एंथोनी को आप देख लें, लगातार ऐसी फिल्में हैं, फॉर्मूला फिल्में हैं, कामयाब फिल्में हैं। और ये चीज़ें तो ओपनिंग रिमार्क यही रहेगा कि एक ये जो पिछला 10-12 साल का जो सफ़र है उसमें देश के अंदर समुदायों के बीच से दुश्मन खोज निकालने की जो एक चेष्टा की गई है, ये एक बदनुमा धब्बे की तरह ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा भारतीय फिल्मों ने लगातार लिहाज रखा है कि हमारे देश में जो भी फॉल्ट लाइन्स हैं उनको भरा जाए, जो भी कुरूपता है उसको भरा जाए और जो खुरदरापन है उसमें अपनी तरह से एक कमेंट्री करने की कोशिश की गई है, जिसमें नाच, गाना, शायरी, सब कुछ। शाहिर की शायरी देखिए, कैफ़ी की शायरी देखिए और मजरूह सुल्तानपुरी, नौशाद, इन सब और हमारे जो राष्ट्रीय कवि जो रहे हैं नीरज जी, उन सब का काम आप देखेंगे तो हर चीज़ अलाइंड है देश को जोड़ने के लिए। यहाँ तक कि वो सारे जो भाषण हैं नेहरू के देश की एकता को लेके या इंदिरा गांधी के जो भाषण हैं देश की एकता और देश में सौहार्द को लेकर के, वो एक लगता है कि दोनों वहाँ से भी गाइडेंस मिला है फिल्मों को और बहुत कॉपी पेस्ट हुआ है वहाँ से। तो मेरा अपनी रिमार्क ये है कि हमें पूरा नंबर देना चाहिए अपनी फिल्मों को, संगीतकारों को, लेखकों को, गीतकारों को
और निर्माता निर्देशकों को कि जिनका लगातार ये कोशिश रही कि हमारे देश की जो कमियां हैं वो दूर हों, चाहे वो सामाजिक न्याय का, चाहे वो जाति पात का, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का, चाहे वो मर्द औरत के बीच में जो मर्दवाद है या पितृसत्ता है उसका मामला हो, ये सारे उन्होंने एड्रेस किए हैं। जी बहुत शुक्रिया शिवाजी। मैं मनमोहन जी आपके पास आना चाहता हूँ। जो बातें शिवा जी ने कही उसमें 2-3 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें निकल कर आई। एक तो उन्होंने अतीत के गौरव की बात की कि जिस तरह से हमारे जो पुराने हीरोज जिनको हम कह सकते हैं मध्यकालीन हीरो या उससे भी पहले के जो चरित्र जिनको हम इतिहास में या और माध्यमों में पढ़ते हैं और तरीके से उनका उनके चित्रण के जरिए सिनेमा ने अपने आप को आज के समाज से जोड़ा और उनके वैल्यूज के साथ में जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कह रहे हैं तो उसको आगे दिखाने की कोशिश की। एक वो बात। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि सिनेमा में एक तरीके से जो राष्ट्रवाद की बात है वो राष्ट्रवाद कैसे शुरू में दिखाई दिया और कैसे फिर उसमें तब्दीली आई। तो आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, ये आप हमें बताएं कि क्या जिस तरह से राजनीति बदली है, जो शिवाजी ने कहा कि राजनीति में तब्दीली आई, क्या राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो प्रतिरूप है या जो उनका चित्रण है सिनेमा में वो बदला है, किस तरह से बदला है और आज हम कहाँ खड़े हैं सिनेमा में उसका मतलब चित्रण करने में? मनमोहन जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनमोहन जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। अभी हाँ, हाँ, बोलें। थोड़ा बहुत जो हम लोग जिस बात पर थोड़े अड़े वगैरह रहते हैं और अजय जी भी हमारा साथ देते हैं कि हम लोग फिल्म केंद्रित ही बात करें तो अच्छा रहता है और बाकी तो हमारा विश्लेषण है ही जो बहुत ज़्यादा समाजशास्त्रीय है और राजनीतिक भी है ही। तो सिनेमा में 3 चीज़ें शुरू से रहीं जो राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा शुरू से रहा और 3 थे जो एक पूना का स्टूडियो था प्रभात और दूसरा कलकत्ता का न्यू थिएटर्स और तीसरा बम्बई का बॉम्बे टॉकीज। तो इन तीनों का ही बड़ा योगदान रहा और आरंभ से ही इस बात को पहचानने की कोशिश हुई कि भारत की जनता क्या चाहती है, भारत के लोग किस चीज से जुड़े हुए हैं, कैसी हमारी संस्कृति है। क्योंकि दूसरी ओर जो हम पढ़े लिखे लोग हैं हमारी तो परिचय जो हमें कराया गया पहले वो था द वंडर दैट वाज इंडिया ए.एल. भाषम। तो उस तरह से भी एक भारत की पहचान बनाई गई कि मिट्टी के चूल्हे और ये सब चीजें और ऐसे वंडर क्या है भारत का, वो उसे किसी एक नजरिए से खास देखने का तरीका था। तो उसमें शांताराम की फिल्में हमेशा से ही हमें जोड़ती रहीं चीजों के साथ, दुनिया न माने हो या दो आंखें बारह हाथ हो और पड़ोसी हो। तो ये फिल्में बहुत गहराई से शुरू से जुड़ती रहीं और ये मेरा थोड़ा व्यक्तिगत मत है जिससे और लोग इतने सहमत नहीं है। बॉम्बे टॉकीज जो था वो थोड़ा इस ढंग से रहा कि उसने अछूत कन्या वगैरह फिल्में, लेकिन वो वहीं से शुरू हुआ बॉम्बे सिनेमा का जो एक डाइकोटॉमी थी कि एलीट जो लोग थे, जो एलीट नजरिए वाले थे, जो इंग्लैंड में पले बड़े थे, जो बहुत अमीर थे और वो भारत की समस्या को कुछ बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे और वो ऐसे कुछ चल रहा था। वो पूरी की पूरी यूनिट जो थी उसमें जर्मन डायरेक्टर थे, जर्मन कैमरामैन थे और ऐसे वो एक बना मतलब पूरा सिलसिला। लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तो हमारे यहाँ बहुत ही ताकतवर ढंग से चीजें आई हैं। राज कपूर हों या अब आनंद जैसी फिल्म जो आई और इतनी पॉपुलर हुई और उसने जो पूरा समेटा है हर चीज को,
हर वर्ग के लोगों को लिया है, और अंतिम दृश्यों में हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोग पूजा कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं फ़िल्मों में ये चीज़ें आती हैं, और फ़िल्मों की कई बार चीज़ें हम कैसे डिफ़ाइन करें ये भी होता है, लेकिन सिनेमा तो सिनेमा है, और सिनेमा को सिनेमा के ढंग से ही हमें देखना है। इसमें एक है कि हर सिनेमा जहाँ कहीं, इवन मृणाल सेन के उसमें मैं देख रहा था कि एक दिन अचानक में भी अ, जब व्यक्ति घर से चला जाता है और पूरा परिवार परेशान है, और उसे अता-पता नहीं चल रहा है कि वो ज़िंदा है या नहीं है, और इतने सालों से चल गया, तो हम लोग कहीं न कहीं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हम किसी पीर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भई तू कोई रास्ता निकाल। तो इसमें राजेंद्र कृष्ण का एक गाना भी है कि जब हमें कुछ भी नहीं सूझा तो हमने सितारों से पूछा। तो इस ढंग से एक व्यापक चीज़ें जो हैं सिनेमा हमेशा से करता रहा है, और अगर हम थोड़ा और देखें तो जैसे मणि कौल जैसे लोग हैं जिन पर हमने ठप्पा लगा दिया है कि वो बड़े वो हैं, क्या भीषण हैं और देख नहीं सकते उन्हें, और बड़े बोरिंग होते हैं, और ये है और वो है। तो अगर आपको पूरा भारत देखना है एक ढंग से, तो उनकी एक फ़िल्म है माटी मानस, उस फ़िल्म को आप अवश्य देखें। वो पूरी की पूरी फ़िल्म किस तरह से पूरे भारत को जोड़ती है मिट्टी के ज़रिए, और वो दिखाती है, और इस तरह उनकी नोमैड पपेटियर्स, उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कोई कम डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं है, 10 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जिनमें वो पूरे भारत को दिखाते हैं, पूरे राजस्थान को दिखाते हैं, गहराई तक जाते हैं। तो ये सब हमारी फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा है, और उसे ढंग से देखने की ज़रूरत है। ये तो है ही कि एलीट मामला है, तो बम्बई वाले हैं तो वो शैलेंद्र और साहिर के पास जाते हैं जब उन्हें थोड़ा-सा लोगों से जुड़ने की ज़रूरत होती है तो, और उनसे पूछते हैं कि भई लोग कैसे थे, या विमल मित्र के पास जाते हैं, या जैसे सत्यजीत राय तो हमेशा ये कहते ही थे कि भई जिस जीवन को मैंने नहीं जिया उसे मैं अपने उपन्यासकारों के माध्यम से जीता हूँ। तो एक विमर्श इस समय चल रहा है जो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब हर ढंग से एक्सट्रीमिस्ट है। उसमें दोनों पक्षों में कहीं न कहीं एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, जैसे कि पाथेर पांचाली पे कुछ शायद आरोप बड़े अजीब-अजीब लगाए जा रहे हैं कि उसमें ये दिखाया गया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब थी, और एक बच्चों को एक पंसारी से पढ़ना पड़ता था, और ये था और वो था। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि अगले ही दृश्य में, अगले ही फ़िल्म में, अपराजितो में वो स्कूल एक और दिखाया गया है, और वो भी स्कूल है, जहाँ वो पढ़ता है, और वहाँ फिर उसे बहुत अच्छे मास्टर भी मिलते हैं। उसमें वैज्ञानिक चेतना भी विकसित होती है। तो मुझे लगता है सारा जो नैरेटिव बदला, वो कभी खुशी, कभी गम के बाद से बदला, और वो एक फ़िल्म ने काफ़ी चीज़ें हमारी भारत के देखने के नज़रिए की बदली, और वो विदेशों में भी ज़्यादा चल गया, और वहाँ से एक बड़ा भयंकर सा परिवर्तन आरंभ हुआ, और उसके बाद वो सँभला ही नहीं। जो पहले हमारे महबूब खान से लेके सोहराब मोदी से जो चल रहा था, वो इस एक नैरेटिव ने बदल दिया, और ये भंसाली वगैरह ने आके उसे और ज़्यादा गड़बड़ा दिया। यही मेरा विचार है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, आपने बहुत दिलचस्प जगह अपनी बातचीत खत्म की। आपने शुरुआत से लेकर के और सीधे आपने कभी खुशी कभी गम पर लाकर खत्म किया है, जहाँ से आप जिसको कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट मान रहे हैं। मैं अजय जी आपके पास इसी बिंदु पर आता हूँ। तो मनमोहन जी ने जहाँ अपनी बात छोड़ी है, क्या आप एक तो इस स्थापना से क्या आप सहमत हैं? एक तो ये बात मैं जानना चाहूँगा। दूसरी बात है कि क्या आपको लगता है कि जो आर्थिक उदारवाद का दौर आया, यानी 1990 ऑनवर्ड्स अगर हम देख लें, मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में एक आर्थिक उदारवाद का एक नया सिलसिला शुरू किया, और उससे राजनीति बदली, अर्थनीति बदली, और उसकी वजह से सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव जो है, सिनेमा में अचानक जो है हीरो एनआरआई हो गया, मतलब एनआरआई प्रेम कहानियां, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप जो है चीजें
जिस तरह से शुरू हुई हैं और फिर राजा हिंदुस्तानी उसी दौर में आती है और उसके बाद जो है जो कभी खुशी कभी गम का ज़िक्र किया। तो आपसे एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये आधुनिक भारत, आधुनिक समृद्ध भारत यानी जो एक उच्च मध्य वर्ग है या जो एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला वर्ग है जिसके जीवन में और कोई समस्या नहीं है लेकिन हाँ जो एक संबंधों के अंतर्द्वंद है या कहीं न कहीं एक अकेलापन है, वो चीज़ें हैं। क्या वो भी एक आइडिया ऑफ इंडिया का हिस्सा है? अजय जी, आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल सही कह सकते हैं। मनमोहन चटर्जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे इतिहास को कम शब्दों में समेट के रखा हमारे सामने और जो बड़ा ट्रांजिशन दिखाया उन्होंने कभी खुशी कभी गम के साथ। मैं कहूँगा उसके पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे भी आ चुकी थी, हम आपके हैं कौन भी आ चुकी थी। ये सारी फ़िल्में उस ज़मीन का निर्माण करती हैं जो बाद में जिस पर हिंदी सिनेमा एक अलग ढंग से विकसित हुआ, खूँटा ही टेढ़ा गड़ गया, उसके बाद से तो सारी बिल्डिंग ही टेढ़ी हो गई। तो उसके डिटेल में अगर जाएँगे तो हम बहुत सारी चीज़ें खोज सकते हैं, विसंगतियाँ सामने आ जाएँगी, अंतर्विरोध सामने आएँगे और हिंदी सिनेमा का भटकाव भी हमें दिखेगा। स्पष्ट तौर पे हिंदी सिनेमा की जो अपनी परंपरा थी अ, जिस राष्ट्र की धारणा की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस समाज में बदलाव की बात कर रहे हैं, समाज के वैसे तबकों की बातें कर रहे हैं, वंचित समाज, दलित समाज, पीड़ित समाज, उसको सिनेमा के पर्दे पर ला करके और एक चेतना जगाने की काम करता रहा सिनेमा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पिछली सदी के आखिरी दशक में जब ये बदलाव आया है, उदारीकरण से इसको जोड़ के देख सकते हैं, वहाँ से भयंकर किस्म से तब्दीली आई और सिनेमा जो है सो आम मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय किरदारों को छोड़कर उच्च मध्यवर्गीय और अघाए लोगों के चरित्रों की कहानी में चला गया और कहीं न कहीं कहानी ज़्यादा भावात्मक हो गई, रागात्मक हो गई, इमोशनल हो गई और एक अजीब किस्म की फैमिली वैल्यू, फैमिली संस्कार जो आम तौर पे ऐसे परिवारों में दिखाई पड़ता है, जो थोड़ा सतही और ढकोसले से भरा हुआ होता है, वो सब दिखाया जाने लगा और उसकी नकल पूरे देश में हुई है। इस बात से इस बात को हम लोग कई बार कई तरीके से ज़िक्र कर चुके हैं अपने पिछले संवादों में और उस पर हम बातें कर चुके हैं। इस बदलाव को इंगित करने के बाद, इसको रेखांकित करने के बाद मैं ख़ास करके रोजा और ऐसी सारी फ़िल्मों के बाद से जो एक हिंदी फ़िल्मों में टारगेट करने का और एक खंडित करने का, समाज को बाँटने का काम धीरे-धीरे शुरू हुआ, जो पिछले 10-12 सालों में बहुत तेज़ हो गया है। और इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सेक्युलर मिजाज था हिंदी सिनेमा का, उस पर अटैक चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। हमने 4 साल पहले देखा कि किस तरीके से उन्हीं फ़िल्मों की बुराई की जा रही थी, जो फ़िल्में ऐसे सामाजिक मूल्यों का निर्माण कर रही थी। उसमें ख़ास करके बताया जा रहा था कि हम पंडितों की आलोचना करते रहे, हम पूजा-पाठ की आलोचना करते रहे, हम उच्च वर्ग ठाकुरों की निंदा करते रहे। जो कि सच्चाई यही थी। लेकिन अब उस सच्चाई से इनकार करते हुए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल गई है इसमें। दर्शक भी उस तरफ झुके हैं थोड़े से। कुछ फ़िल्में खूब चली हैं, कुछ फ़िल्में कम चली हैं, कुछ फ़िल्में नहीं चली हैं एकदम से। लेकिन ये है कि ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से जड़ जमा रहा है अपना और ये बात वर्तमान सरकार जो अभी तीसरी बार आने की उम्मीद कर रहा है और जो हम चाहते हैं कि ना आए, इसकी जब शुरुआत होती है, तभी भाजपा का घोषणा पत्र तो नहीं लेकिन भाजपा के एक सांस्कृतिक प्रवक्ता, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने एक फ़िल्म नीति बनाई है और यह फ़िल्म नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को लेके होगी, हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर के होगी और हम इसके लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। तुरंत इसका कोई नतीजा नहीं दिखा। मोदी जी लगातार संपर्क करते रहे, मोदी जी के नुमाइंदे संपर्क करते रहे, उनके लोग इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, उन लोगों ने जाल फैलाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी
अभी भी ये खुशी की बात है और कहीं न कहीं वो चीज़ें बची रह जाएँगी जो हिंदी सिनेमा की अपनी परंपरा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन एक प्रवृत्ति बहुत उभार पर है और वह प्रवृत्ति है मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाने की, ख़ास करके। यहाँ दूसरे मज़हब के लोग नहीं हैं, यहाँ सिख नहीं है, यहाँ ईसाई नहीं है, यहाँ दूसरे आदिवासियों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। सिर्फ़ मुसलमानों को टारगेट किया जाना है। एक बस्तर जैसी फ़िल्म छोड़ दें, तो उसके अलावा पूरा टारगेट यही है कि मुसलमान कैसे इस देश के दुश्मन हैं और उनका सफाया करना ज़रूरी है। चुनाव के समय हम ये बहस कर रहे हैं, चुनाव में जिस तरीके से मोदी जी लगातार 3 बार अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, तो एक बार लिपापोती करने के लिए उनके साथ रहने की भी बात कर लेते हैं। लेकिन नैरेटिव का बड़ा हिस्सा उनका इसके खिलाफ जा रहा है और वो सिनेमा में लगातार व्यक्त हो रहा है। जो फ़िल्में इस साल ही देखें, इस साल 4 से 5 फ़िल्में ऐसी आई हैं, जो मेन स्ट्रीम फ़िल्में हैं। पहले मेन स्ट्रीम फ़िल्में नहीं होती थी, जिनमें मेन स्ट्रीम के कलाकार काम कर रहे हैं। और जब मेरी बात होती है या उन लोगों से बात होती है तो कुछ लोगों ने कहा कि मेरे किरदार को क्यों नहीं पसंद किया गया? बस्तर में एक अभिनेत्री ने काम किया, अच्छी अभिनेत्री है, इंदिरा तिवारी, आप जानते होंगे नाम उसका। उसको इस बात की चिंता थी कि मेरा इतना अच्छा रोल था, मेरा इतना अच्छा काम था, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। मैंने कहा, इंदिरा, तुमने जो गलती कर दी ना, उसका खामियाजा तुम्हें आगे आज कुछ सालों में भुगतना पड़ेगा। तुमने ऐसे एक लॉबी के साथ जाने की जुर्रत की, जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। और ये सच्चाई उभर के आती रहती है। बीच में मुझे पता चला कि विवेक अग्निहोत्री के पास तमाम रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, सब कुछ है। लेकिन उनको कलाकार नहीं मिल रहे हैं। लोग उनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की। अब इसमें कौन शिकार होता है? नए कलाकार शिकार होते हैं, जो पर्दे पर आना चाहते हैं, पर्दे पर कुछ करना चाहते हैं और जिनकी राजनीतिक समझदारी वैसे भी लगभग नहीं के बराबर है। वो तो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े से बड़े कलाकारों की भी राजनीतिक समझदारी पर हम कभी भी सवाल उठा सकते हैं। उनकी राजनीतिक समझदारी, कला किरदारों का चुनाव, फ़िल्मों का चुनाव, ये सब कुछ सामने ज़ाहिर होता रहता है। जो फ़िल्में आ चुकी हैं, वो तो हम देख चुके हैं, उनके बारे में हम अपनी राय भी दे चुके हैं और वो जिस ढंग से रग में, दर्शकों के रग में घुस रही हैं, वो भी हम देख रहे हैं। उसका खून विषाक्त हो रहा है, उसकी समझ विषाक्त हुई है। और अब वे कहने लगे कि हाँ यार, गलत तो नहीं है, ये भी है ना सच, कश्मीर का सच तो मालूम होना चाहिए हमको ना। उनको लग रहा है कि यही सच है। उनको लगता है कि केरल स्टोरी का सच ही सच है, वो सच क्यों नहीं सामने आए? लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसमें सच्चाई क्या है। किस तरीके से उसको हाइलाइट करके, किस तरीके से उसको बोल्ड अक्षरों में लिख करके ये बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इन सब के पीछे जो एक माइंडसेट काम करता रहा है, एक विचार जो काम करता रहा है, जो भारत का विचार है, उस पर ही अटैक है। उस भारत के विचार को ही खंडित करना है और ये स्थापित करना है कि जो हमारा कथित हिंदू मूल्य हुआ करता था, कथित हिंदू समाज हुआ करता था और जो बहुसंख्यकवाद है, वो कितना ज़रूरी है और हमको उन्हें मुख्य धारा में लाना है, उनको केंद्र में लाना है, उनको नायक बनाना है। लेकिन इसी में बीच-बीच में मैदान जैसी फ़िल्म आ जाती है। इसी में बीच में हीरा मंडी में कहीं कुछ बात हो जाती है। इसी में कहीं और एक थोड़ी-सी सुनहरी रेखा या किरण दिखाई पड़ती है कि नहीं, सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है अभी, कहीं न कहीं कोशिश है। जो मैं जानता हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जो लोग ऐसे एक्टिव रहे हैं, निश्चित रूप से वे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और थोड़े शांत हैं। परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। 2024 में अगर परिवर्तन हुआ और उनकी ताकत नहीं बढ़ी, संविधान सुरक्षित रहा, तो हिंदी सिनेमा फिर से उस भारत के विचार को लेकर लौटेगा, जो नेहरू युग के समय शुरू हुआ था। नेहरू युग के पहले अपरिभाषित तरीके से हुआ, नेहरू युग के बाद परिभाषित तरीके से हुआ, नेहरू युग के समय। उसके बाद से तो फिर थोड़ा भटकाव इधर-उधर, हिंदी सिनेमा ने एक अपना समाज रच लिया है। हिंदी समाज के अपने रिश्ते हैं।
उन्हीं रिश्ते समाज को लेकर के फिल्में चलती हैं। और ज्यादातर फिल्में हिंदी की, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि न तो उसमें कोई देश होता है, न कोई समाज होता है, न कोई जाति होती है, न कोई होता है, सबका नाम ऐसा होता है कि जिसके सरनेम नहीं आते, जिसके इलाके का पता नहीं चलता, और एक प्रेम कहानी चल रही होती है। लेकिन माइन्यूटली नजर डालें उस पर और देखें तो निश्चित रूप से यह उच्च वर्गीय या थोड़े से निचले तबके के सवर्ण हिंदू समाज के किरदारों की कहानियां कहता रहा है। बीच एक में कुछ एक विक्षेप होते रहते हैं, वह कभी कभी हो जाते हैं, और उन्हीं से हमें लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ विलुप्त तो नहीं हुआ है, यह धारा है, थोड़ी पतली हो गई है, लोग खामोश हो गए हैं, लेकिन वे काम कर रहे हैं और तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसी फिल्में बन भी रही हैं, वे आएंगी सामने, जिनमें भारत का विचार फिर से स्थापित होता दिखेगा। लेकिन यह भी मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको स्वीकार करना चाहिए अब कि उनकी जो विचारधारा है भारत को विखंडित करने की, भारत को बांटने की, हिंदू मुसलमान भेद पैदा करने की, उसमें उनको इनिशियल कामयाबी मिल चुकी है। और अभी जो कुछ फिल्में आने वाली हैं, मैंने नाम नोट किया है, जैसे कि द साबरमती एक्सप्रेस, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, जेएनयू तो हमने नाम सुना ही, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, द यूपी फाइल्स, द डायरी ऑफ बंगाल, इसके अलावा हेडगवार पर एक फिल्म बन रही है, दीनदयाल उपाध्याय पर एक फिल्म बन रही है, और भी ऐसी फिल्में आती रहेंगी जो इस विचारधारा को, ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे सामने ले आती रहेंगी, जो इतिहास में जिनका विभाजित करने वाली पॉलिसी रही है, सिद्धांत रहे हैं, विचार रहे हैं, उनको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। जी अमिताभ। जी जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इस विस्तृत टिप्पणी के लिए, जिसमें आपने बहुत सारे चीजों को समेटा। और हितेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अजय जी ने अपनी टिप्पणी में जो बात कही वो ये, उसका एक लाइन में अगर मैं निष्कर्ष निकालूं कि हिंदी सिनेमा जो है अपने सेकुलर कैरेक्टर से कैसे इस्लामोफोबिया की तरफ मुड़ गया है, और कैसे जो एक जिसको हम राजनीतिक भाषा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज की तारीख में कहते हैं, कैसे उसकी तरफ जाने की एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उसका एक कहना चाहिए प्रभुत्व दिख रहा है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। और कैसे ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनके जरिए समाज में कहीं ना कहीं एक आपस में कुछ भेद पैदा किया जा सके, या आपस में थोड़ा तनाव पैदा किया जा सके, बजाय इसके कि सांप्रदायिक सौहार्द हो, हम सांप्रदायिक बंटवारे की तरफ जो है विचार कर रहे हैं, जैसा कि राजनीति में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि राजनीति में बड़े बड़े मंचों से सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री समेत, जिस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव के दौरान, और उससे पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो उनकी राजनीति है, जैसा कि हमें लगता है, तो उसका सिनेमा पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा हितेंद्र जी कि जो बातें अजय जी ने कही, क्या वो आपको दिख रहा है कि वो प्रवृत्ति जो है वो एक जैसा अजय जी ने खतरा दिया कि नहीं, वो अब रुक गया है, वो एक तरीके से स्थायी हो गया है सारा मामला, और फिल्म इंडस्ट्री बढ़ गई है, कलाकार बढ़ गए हैं, बहुत सारी बातें, तो क्या आपको लग रहा है कि जो सिनेमा का दर्शक है उसको जिस तरह का पहले एक समावेशी चरित्र दिखता था हमारे समाज का, वो नहीं देखेगा, क्योंकि समाज में और राजनीति में और सिनेमा में तीनों जगह जो है वो चीजें जो है धीरे धीरे कम हो गई हैं? क्या कहेंगे आप जितेंद्र जी? शिबा और चड्ढा साहब और हमारे अजय जी ने 3 कोणों से बहुत गंभीर बातें की हैं। मैं चड्ढा साहब की एक बात से ही बात को बढ़ाना चाहूंगा, जहां उन्होंने कहा था कि जब से फिल्में बनी, उन्होंने स्टूडियोज का नाम लिया था कलकत्ता और तमाम केंद्रों के बाद, वहां से एक विभाजन भी हुआ है। मैं वो सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक सिनेमा का अपना एक समाज बना, जिसको अजय जी ने दोहराया। वो समाज फिल्मों में एकता के सूत्र ढूंढता है, ऐसे गाने सुनकर खुश होता है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये एक सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन था, जो मुझे थोड़ा आदर्शवादी भी लगता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उसके पीछे का जो कड़वा सच है वो समाज का सच बना रहा लगातार। इससे भी हमको इनकार नहीं करना चाहिए।
तो जो समाज का सच है वो देर सवेर इस तरह के माध्यम के द्वारा उत्पन्न जो एक तरह का आदर्शवाद होता है उसको चुनौती देगा, ये भी एक सच बात है। तो मेरी बात यहीं से शुरू होती है कि ये जो द आइडिया ऑफ इंडिया है, ये अपने आप में एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। और अगर मैं ये प्रस्तावित करूं कि अगर हम लोग को देखना है फिल्मों को, समाज को, द आइडियाज ऑफ इंडिया से देखना चाहिए। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो द आइडियाज ऑफ इंडिया में बाधक बन रहा था क्या, ये एक प्रश्न होना चाहिए हम लोग के मन में। मुझे ये लगता है कि एक दौर था जब हमने इसको प्रश्नांकित नहीं किया, क्योंकि उस समय एक सरकार ऐसी थी, नेहरू जैसे लोग थे और एक दूसरे तरह का समय था जिसमें हमने इन चीजों को ज्यादा प्रॉब्लमेटाइज नहीं किया। हमने ये सोचा कि हमारे जो एलिट है, हमारा जो परिष्कृत संस्कारों का जो समाज है, वो जब फिल्मों को देखता है तो उसमें एकता के सूत्रों को हाईलाइट करने से वो खुश भी होता है और अपने दायित्व के प्रति सचेत भी होता है। और इसी कारण से हमने, अब आप गौर कीजिएगा कि एक फिल्म आई थी शहीद फिल्म, ये दिलीप कुमार वाली फिल्म है। मेरे अपने अंदाजे से शहीद से लेकर के रोटी कपड़ा और मकान 1974 तक, शहीद 48 की फिल्म है, इस दौर में आइडिया ऑफ इंडिया का वर्चस्व रहा था। आप एक देखिएगा उस फिल्म में, शहीद में जो चंद्रमोहन है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है अंत में और वो अपने पुत्र के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि वो जज हैं और ब्रिटिश परस्त हैं। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है शहीद फिल्म में चंद्रमोहन का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से रोटी कपड़ा और मकान में भी इंदिरा गांधी के भाषण को सुनकर के मनोज कुमार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो एक ऐसा फिल्म जगत था जिसमें राज कपूर के बहुत सारे गाने आपको याद आ सकते हैं, आप लौट चलें, और वो दिलीप कुमार का तो पूरा फिल्मी पर्सोना ही जो है वो, जिसको कि हमारे एक अर्थशास्त्री ने नेहरू युग की छवि के रूप में देखा है, और देवानंद को भी हम उससे जोड़ सकते हैं। तो वो एक ऐसा समय था 1948 से 74, इसको मैं थोड़ा इमरजेंसी तक खींच के लाना चाहूंगा। उस दौर में आइडिया ऑफ इंडिया का वर्चस्व था, इसलिए वो युग जो है वो एक खास तरह के आदर्शवाद, एक खास तरह के मूल्य बोध से जुड़ा हुआ है। और इसको मैं एक इसके अभिव्यक्ति के रूप में जिन जिन फिल्मों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उससे जो फिल्म की छवि बनती है, उसमें मैं सत्यजीत राय का बहुत अच्छा उल्लेख किया, मणिकौल का उल्लेख किया गया, उनकी डॉक्यूमेंट्री का उल्लेख किया गया। उसके भीतर के तनावों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये इसलिए मुझे जरूरी लगता है कि आज जो हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं कि अरे ऐसी फिल्में कैसे बनने लगी, और इस तरह की फिल्मों का दर्शक कहाँ से इस तरह से हुल्लड़बाज निकल आया, इसके बारे में बात करते हुए बहुधा हम जो है एक राजनीतिक कैंपेन को ही एकमात्र कारण मान लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को रुकना चाहिए, और वो जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें कि जो हमारा वो जो 48 से 74 के बीच का जो फिल्म में जो आदर्श रचा गया था, उसको प्रॉब्लमेटाइज करने की जो चुनौती है उसको भी समझना चाहिए। इसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पथेर पांचाली को देख करके नरगिस की जो टिप्पणी थी वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो ऐसा समय नहीं था जिसमें कि लोगों ने कोशिशें नहीं की थी। प्यासा फिल्म बनी थी और भी कई तरह के प्रश्न आए थे, लेकिन हमने ये समझा था कि ये सपना चलता रहेगा। और ये जो भारत का सपना था वो अगले 77 के बाद, मुझे लगता है, मैं थोड़ी सी राजनीतिक बात भी यहाँ करना चाहूंगा, 77 के बाद जो है वो खुलने लगे वो स्पेसेस जो कि बहुत ही आदर्श की दुनिया रच रहे थे इस माध्यम में कम से कम। और 90 के बाद बहुत अच्छा कहा चड्ढा साहब ने कि
ये 90 के बाद जो है वो दुनिया फिसल गई हमारे हाथ से। फ़िल्म में भी वही लोग दिखने लगे। तो देखिएगा, मैं इसमें प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन पर्सोना से लेकर के मिथुन चक्रवर्ती तक में एक तरह से कई ऐसे शेड्स दिखाई देते हैं, जिसमें ऐसा तो नहीं है कि वो आदर्शवाद खत्म हो जाता है, लेकिन उसका स्खलन जो है, उसका बिखराव जो है, वो होने लगता है। और 90 के दशक में एक दूसरे तरह की आइडियोलॉजी जो है, वो सामने आ जाती है, जिसका उस सपने से वैसा लेना-देना नहीं है। और मैं इस संदर्भ में दिल चाहता का उदाहरण बार-बार देता हूँ। और ये जो शाहरुख खान जो हैं, उनका जो शुरुआती नहीं फ़िल्म, कुछ ऐसी फ़िल्में थी जो पिछले ज़माने से जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद की जो फ़िल्में हैं, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन का जो सरेंडर है, इस तरह की चीज़ों में ये देखता हूँ कि ये जो एक नया समय आया ग्लोबलाइज़ेशन के बाद, उस नए समय में अब वो जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो आदर्श था, वो पूरी तरह से बिखर चुका था। और इस बिखराव के बीच में से कुछ ऐसी शक्तियाँ उभर कर के सामने आईं, जिनका भारतीय इतिहास संदर्भ से वैसा रिश्ता नहीं है जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि उनका हो। और इसी बीच में से राजनीतिक परिवर्तन तो हुए ही हैं। और इन परिवर्तनों के बीच में से हम देखते हैं कि आज ऐसी फ़िल्में बन रही हैं, जिसको हमारा हृदय मानने को तैयार नहीं होता है। और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो लोग पहले ज़माने के इतने अच्छे-अच्छे हमारे प्रतीक थे, वो वैसी-ऐसी फ़िल्में क्यों कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। इतने संजीदा गाने लिखने वाले गुलजार जो हैं, वो बीड़ी जलेले लिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी कुछ हद तक तो परिचित हैं ही आइडिया ऑफ इंडिया के उस नोशन से। अब वो ऐसी-ऐसी फ़िल्में कर रहे हैं, जिसका कोई हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्यों ये कर रहे हैं। करते-करते ऐसी स्थिति आज आ गई है कि अब जो है आइडिया ऑफ इंडिया के बजाय, जब तक हम आइडियाज़ ऑफ इंडिया तक नहीं जाएँगे, हम फ़िल्मों के वर्तमान रूप को पहचान भी नहीं पाएँगे। क्योंकि अब फ़िल्में देखने वाले जो लोग हैं, उनकी अपेक्षाएँ भी बदल गई हैं, उनके सोचने का ढंग भी बदल गया है। और आस-पास जो वातावरण बन गया है, उसमें राजनीति इस तरह से प्रभावी हो गई है कि अब वो सीधे-सीधे फ़िल्मों में वो देखना चाहते हैं, जो उनके आस-पास बोला समझा जा रहा है। और इसी कारण से ऐसी फ़िल्में बनाने का लोभ भी लोगों को बन रहा है, मिल रहा है, जिससे कि वो सीधे-सीधे कनेक्ट हो सकें। आज जो लोग फ़िल्मों में काम करते हैं, ये बात कहे कि हम लोगों को खुश किया अजय जी ने कि विवेक अग्निहोत्री को कलाकार नहीं मिल रहे हैं प्रथम कोटि के, लेकिन कंगना रनौत का जो राइज़ है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, जो ये समझती है कि जैसी अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी है, वैसी ही पॉपुलैरिटी उनकी भी है और उसमें दृढ़ विश्वास भी है। और ऐसे लोग लाखों करोड़ों में हैं, जो कंगना रनौत में एक बड़ी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, जिनका कोई राजनीतिक वैसी सोच भी नहीं है। तो ये जो बदलाव हुआ है, अगर आप इसको अब एक अच्छे फ़िल्म समीक्षक की तरह देखना चाहें, तो हमको सबसे पहले वो जो हमारा जो अपना पर्सपेक्टिव है, उसमें थोड़ा-सा सुधार करना पड़ेगा। ये मनी कौल और सत्यजीत राय का ज़माना नहीं है, बंगाल में भी जो है अब वो युग बीत चुका है। बंगाल में आज आप जाइए, मोदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बंगाल में भी जिस तरह की राजनीतिक चर्चाएँ आप सुनेंगे, और वो सब बीजेपी के लोग नहीं हैं, तो आपको शर्म आने लगेगी कि ये वही बंगाल है जहाँ सत्यजीत राय की फ़िल्में थी, मृणाल सेन के जैसे लोग थे। अब फ़िल्में भी वैसे ही बन रही हैं। जिस तरह की फ़िल्में, वैसी फ़िल्में तो बंगाल के, बम्बई के लोगों में भी शर्म की बात मानी जाएगी। आप लोग तो बंगला फ़िल्में कम देखते होंगे, पॉपुलर फ़िल्में। तो मुझे ये लगता है कि ये जो परिवर्तन हुआ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने से ही शुरू करना पड़ेगा कि एक आदर्श हमने रचा था, माध्यम के स्तर पे एक आदर्श रचा था, और वो एक सोफिस्टिकेटेड क्लास जो था, एलीट मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एलीट एक लोडेड वर्ड हो जाता है और वो सबसे अलग हो जाता है। हमारे यहाँ जो सोफिस्टिकेटेड लोग थे, उनके ऊपर राजनीति के लोगों का भरोसा था, वो उनको सहयोग करते थे, वो भी इस आशावाद के साथ जीते थे कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जिसमें कि हमारे जो पॉपुलर माध्यम हैं, वो भी राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका,
और ये फेलियर जो है वो कलेक्टिव फेलियर था। तो अब हमारे पास 2 विकल्प हैं अंत में, या तो हम लोग ये मान लें कि भाई ये दुनिया बदल गई है, अब दुनिया हमारे हाथ से निकल गई है, फिसल गई है, और जब तक राजनीतिक लोग जो हैं उस दुनिया में फिर से वही पुराने वाले लोग नहीं आ जाएंगे, तब तक जो है हम क्या कर सकते हैं, हम तमाशा ही देख सकते हैं। एक तो ये विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि ये जो बदलाव हुआ है इसमें जनता के बीच में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके मूड में, उनके विचारों में, उनके उनके उनकी चिंताओं में जो परिवर्तन हुआ है उसको ध्यान में रखें, और उसके बाद जो माध्यम हैं उन माध्यमों के साथ उनके जो बदलते रिश्ते हैं उस पर पुनर्विचार करें, और पाएं कि हो सकता है कि जो हमने समझा था कि आइडिया ऑफ इंडिया जो सोफिस्टिकेटेड लोगों का आदर्श था वो जनता में उतर नहीं पाया। इसके न उतर पाने के कारण ही ये बिखराव पैदा हुआ है, क्योंकि आदर्श तो हमने कोशिश की थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चेत जाना चाहिए था जब एंग्री यंग मैन इतना पॉपुलर हुआ था और शोले इतना पॉपुलर हुआ था, उसी वक्त चेतना चाहिए था, चेत जाना चाहिए था कि हमारे फिल्म माध्यम में कोई ऐसा गब्बर सिंह के आने के बाद ऐसा कोई परिवर्तन आने की सूचना हो रही है जो कि हमारे माध्यम के आदर्श को बदल रहा है। और इसीलिए मुझे इंट्रोस्पेक्शन की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। और मेरा अपना इस समय का व्यक्तिगत बस एक लाइन कहूंगा कि आइडिया ऑफ इंडिया पर धार्मिक भाव से विचार करने के बजाय आइडियाज ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी गलतियों को भी समझना चाहिए, दोषारोपण से थोड़ा बचना भी चाहिए, और एक संतुलित विश्लेषण की ओर बढ़ना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है पारक साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडियाज ऑफ इंडिया, और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत की बात कर रहे हैं हितेंद्र जी। वो ये कह रहे हैं कि अब तक जो हमने एक दृष्टिकोण बनाया सिनेमा में, खासतौर से उन्होंने 48 से लेकर के 74 तक का एक अंतराल उसको रेखांकित किया कि वो एक सही समय था उनके हिसाब से, जब आइडिया ऑफ इंडिया अपने सही अर्थों में सिनेमा में दिखाई दिया। और आज जो चीजें हैं जिस तरीके से हैं, तो उसमें जनता के बीच जनता का जो मूड है उसको भी समझने की जरूरत है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने सबकी बात सुनी और आपकी टिप्पणी में जानना चाहता हूं कि आपका कुल मिलाकर के क्या इस विषय पर क्या कहना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है और आज कैसे हो रहा है, या आगे उसके क्या संभावनाएं आप देखते हैं? फारूक साहब। सबको नमस्कार। एक तो सबसे पहले ये आइडिया ऑफ इंडिया और आइडियाज ऑफ इंडिया के बीच जो भेद हितेंद्र जी कर रहे हैं, उस तरह के किसी भेद में मुझे यकीन नहीं है। जब हम आइडिया कहते हैं तब उसमें बहुत सारे आइडियाज अपना आप ही समाये होते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया से संबंधित विचार। इंडिया से संबंधित विचार का मतलब ये नहीं है कि केवल एक तरह का विचार, इससे संबंधित है कि विचारों का वह समूह जिसका संबंध इंडिया से है। एक बात। दूसरा, इसलिए आइडियाज कहिए या आइडिया कहिए, ये मतलब का मुझे तार्किक वो लगता है और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात है कि जब हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं और जब हम उसके पक्ष में बोल रहे होते हैं, तब उसकी एक लंबा इतिहास है और एक परंपरा है, और मैं समझता हूँ कि उसे बहुत आसानी से चीना जा सकता है। फिल्मकारों ने भी चीना है, पहचाना है। वो है हमारे आजादी का संघर्ष, और आजादी के संघर्ष के बाद जो स्वतंत्र भारत बना, जिसका सबसे सशक्त माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो हमारा संविधान है। जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम आजादी के संघर्ष की बात करते हैं, तो वास्तव में एक तरह से हम आइडिया ऑफ इंडिया के, भारत के विचार की ही बात कर रहे होते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरणों से इस बात को कहना चाहता हूँ। जैसे अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास गरे बाइरे, जिस पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी घर बाहर, गरे बाइरे नाम से ही, उस फिल्म के अंदर जो संघर्ष है वो है स्वदेशी का, और उस स्वदेशी के संघर्ष के दौरान में जो उस फिल्म का एक जमींदार है, जो अपनी जो जनता है, अवाम है,
उस आवाम के पक्ष में खड़ा होता है और स्वदेशी का विरोध करता है, जबकि वह आजादी के आंदोलन का विरोधी नहीं है। उसका कहना है कि अगर कोई हिंदुस्तान है, अगर कोई भारत है, तो वह बिना मुसलमान के नहीं हो सकता। इसका मतलब यह, और ये कहानी जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपन्यास लिखा है, उसकी पृष्ठभूमि है स्वदेशी आंदोलन, यानी कि 20वीं शताब्दी का आरंभिक दशक। और अगर हम साहित्य के माध्यम से इसे देखें तो एक संघर्ष लगातार साहित्य में व्यक्त होता रहा है। वो प्रेमचंद में देख सकते हैं, वो रविंद्रनाथ में देख सकते हैं, वो हमारे बहुत सारे लेखकों में देख सकते हैं। और वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? वो आइडिया ऑफ इंडिया है विविधताओं से भरा हुआ हिंदुस्तान, उसको कैसे एकजुट रखना। ये संघर्ष जो है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है कि इस विविधताओं से भरे हुए हिंदुस्तान को जो ताकतें तोड़ना चाहती है, उनके विरुद्ध भी संघर्ष। और उन तोड़ने वाली ताकतें वो आजादी के संघर्ष के दौरान भी मौजूद थी और आजादी के बाद भी मौजूद थी। उन्हीं के हाथों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और वो ताकतें आज सत्ता में भी है। तो आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो दरअसल उस तरह की ताकतें जो हिंदुस्तान की जो परंपरागत पहचान है, उस परंपरागत पहचान की विरोधी है और उसे एक आयामी बनाना चाहती है, उसे समावेशी नहीं बनाना चाहती। हिंदुस्तान की जो भारतीय फिल्में हैं, जिसमें जाहिर है कि हिंदी फिल्में भी शामिल है, उसमें अगर हम नेहरू युग की फिल्में देखें, 50 साल की फिल्में देखें, तो ये उस आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्में हैं। वो एलिट का सिनेमा नहीं है। 2 बीघा ज़मीन क्या हम एलिट का सिनेमा कहेंगे? मदर इंडिया को क्या हम एलिट का सिनेमा कहेंगे? हम क्या जागते रहो को एलिट का सिनेमा कहेंगे? वो सब उन लोगों की कहानियाँ उसके अंदर पेश की गई है। सुजाता वगैरह सैकड़ों मैं फ़िल्मों के नाम ले सकता हूँ, उस पूरे 15 साल के दौर में, जो आम हिंदुस्तानी के बारे में बात करते हैं। आप बूट पॉलिश देख लीजिए, आप दिल्ली दूर नहीं देख लीजिए, ये किसी एलिट वर्ग की परिकल्पना नहीं है। ये वह विचार है जो हमारे संविधान से हमें मिला है और उस विचार को उस दौर की फिल्मों ने जो अभिव्यक्त किया। और वह समय ऐसा था जो सचेत रूप से, जागरूक रूप से उस विचार को, भारत के बारे में उस विचार को काउंटर करके पैदा हुआ था, जो आज जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव समझें, जिसे हम आइडियाज ऑफ इंडिया के माध्यम से उसे भारत के विचार के अंदर समा लेना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत घातक हो सकता है। इसलिए मेरे विचार में जो 50-60 का दशक है, उसकी विशेषता यह है कि वह उस भारत की तस्वीर पेश करता है, जो विविधताओं से भरा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से भी और बाकी तरह से भी, लेकिन जो सत्ता के प्रति मोहग्रस्त नहीं है, जो सत्ता के इशारों पर नहीं चलता है। अगर आप 2 बीघा ज़मीन से लेकर और 64-65 तक की फ़िल्में देखें, तो बराबर सत्ता के प्रति एक क्रिटिकल अप्रोच भी है। आप देखिए, पूरा एक रूपक है जागते रहो में, वो रूपक नेहरू युग का रूपक है। आप ये देखिए कि 2 चीज़ें एक साथ हो रही है। एक तरफ संविधान का वह आधार जो है वो उन फ़िल्मों में है और दूसरी तरफ उसके प्रति क्रिटिकल भी है। और इसी तरह से प्यासा में हम शाहिर का वो गीत भी सुनते हैं, जिन्हें नाज़ हिंद पर वो कहाँ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आदर्शवाद पहनाया गया है दूल का फूल वाला। दूल का फूल से पहले प्यासा में ये जिन्हें नाज़ है, वो गीत भी आ चुका है। आप शैलेंद्र के गीत देखिए, शाहिर के गीत देखिए, उससे एक क्रिटिसिज़्म भी है उसमें। और वो क्रिटिसिज़्म आपको मिलेगा इवन जिस देश में गंगा बहती है का जो मूल गाना है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, उसका एक छोटा हिस्सा उस समय वो भी आता है, जिसमें अफ़सोस किया जाता है कि हमारे अंदर ऐसी गलत प्रवृत्तियाँ भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वह आइडिया ऑफ इंडिया है, उससे सिर्फ़ एलीट वर्ग नहीं, वो भारत की जनता,
वह गरीब जनता, वो मेहनतकश जनता, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें सब तरह के लोग थे, जिनकी अपने नेताओं पर आस्था थी, जिनकी उस आजादी के संघर्ष पर आस्था थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नेहरू युग के बाद में जो हमारी राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक नेतृत्व थी, उसको उस संविधान के विचार को, जो मेरे ख्याल में आइडिया ऑफ इंडिया का सही प्रतिनिधित्व करती है, उसको आगे नहीं ले गए। उसके साथ अगर मैं अंडरलाइन में कहूं तो किसी न किसी रूप में ज्यादातर ने गद्दारी की, और उस गद्दारी का ही नतीजा है कि हम आज ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जिसमें हम द केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, इस तरह की फिल्में बनाने वालों को उस आइडियाज ऑफ इंडिया में शामिल करना चाहते नहीं। वो इंडिया से उसका कोई संबंध नहीं, वो इंडिया की जनता से कोई संबंध नहीं है। वो हिंदुस्तान को, जैसा कि अजय ने कहा, वो एक विभाजनकारी विचारधारा है। इसका इंडिया, अगर भारत का कोई विचार है तो उस दूसरे विचार, जो विध्वंसकारी विचार है, उसके विरुद्ध खड़ा विचार है, उससे संघर्ष करता हुआ विचार है। लड़ाई बहुत लंबी है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस आइडिया ऑफ इंडिया में उसकी कोई जगह नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने जो बात कही है उसी बिंदु पर, उसी नोट पर हम अपनी बातचीत को खत्म करना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि एक क्रिटिकल अप्रोच जो सिनेमा में होती थी, जिसको आपने 50-60 के दशक से रेखांकित किया, जिसका हितेंद्र जी ने भी जिक्र किया था, जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया का एक सही प्रतिरूपण दिखता था, वो क्रिटिकल अप्रोच सिनेमा में अब नहीं है, और जो एक समावेशी चरित्र था। शिवा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सिर्फ इतना कि एक बात ध्यान देने की है कि इस समय जो वर्ग फिल्मों को फाइनेंस कर रहा है, अंबानी फाइनेंस कर रहे हैं, जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म के उपज हैं। जब तक हमें यहाँ पर थोड़ा, मैं सबने सच बात कही है, सिर्फ इतना मुझे जोड़ना है कि जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्यों अंबानी के बेटे की शादी का जो रोका है वो, और वो फिल्मों की जो शादियां हो रही हैं, वो सब एक जैसा कैसे हो रहा है। और इसमें अब किसी को कोई ग्लानि नहीं होती, कोई कबाहत नहीं है कि नहीं हमें ये, इस गरीब देश में हमें ये नहीं करना चाहिए, ये वाली बात अब खत्म हो गई है। तो ये जो फाइनेंशियल पूरा सेटअप है, अब पहले तो दूसरी तरह का सेटअप था, अब के सेटअप में आप ये देखिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म फाइनेंस कर रहा है फिल्मों को। आप आशा चाहें जो कुछ करते रहें, मिलेगा क्या ये आपको, हमको पता है कि क्या मिलने जा रहा है। जी, आपने जो बात कही है शिवा जी, देखिए रईसों की दुनिया और फिल्मी सितारों की दुनिया में एक शान शौकत, दिखावा और तमाम सारी चीजें, एक बहुत सारा एक ऐसा एलिमेंट रहा है जो आम जनता के लिए कौतूहल का विषय भी रहता है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी रहता है, इंट्रीग भी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। वो पहले जमाने में भी था, ऐसा नहीं है कि फिल्मी सितारों की शादियां जब होती थी तो उसको लेकर के लोगों में एक अलग तरह का उत्सुकता भी रहती थी। तब भी लोगों को, कुछ लोगों को ये भी लगता था, तब भी लगता था कि भाई इतना खर्चा, इतना दिखावा, इतनी शान शौकत की क्या जरूरत है। लेकिन आपने जो बात कही वो अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के जो जिस आइडिया ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमने जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं और जिस समय इस तमाम आयाम पर सिनेमा के हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, वो समय भारत में इस समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, चुनावों का समय है, और तमाम राजनीतिक विचारधाराओं के, तमाम राजनीतिक आइडियाज के टकराने का विषय है। और उसमें जो भी एक समावेशी विकास की बात हो रही है, और तमाम सारी चीजें जो हो रही हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और सिनेमा पर उनका असर पड़ना लाजिमी है। और जो बात अजय जी ने, मनमोहन जी ने, हितेन जी ने और फारूक साहब ने और आपने भी कही, सभी लोगों ने कही, कहीं ना कहीं सिनेमा में जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो समय के साथ साथ उसमें जो बदलाव आए हैं उनका सबका चित्रण दिखता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अल्टीमेटली कौन सा, जो फारूक साहब ने कहा कि भाई कोई आइडिया ऑफ इंडिया जैसी चीज नहीं है, वो आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में सबका एक सम्मिश्रण है। तो वो जो आइडिया है, जो एक कुल मिलाकर तस्वीर बना रहा है, वो कैसी तस्वीर बना रहा है, ये देखने की बात है। जिसमें जो हम पहले क्रिटिकल अप्रोच की बात करते थे, जो उसका फारूक साहब ने जिक्र किया, क्या वो क्रिटिकल अप्रोच है सरकार के प्रति, सत्ता के प्रति या व्यवस्था के प्रति? अगर वो है तो ठीक है, अपने समय के साथ साथ में, या जैसे मनमोहन जी ने कहा कि कभी खुशी कभी गम के बाद जो है सिनेमा वो बिल्कुल एकदम नए ढर्रे पर चला गया। तो वहां से जो सिनेमा एक अलग ढंग का, एक उबे हुए सुखी और खाए पिए अघाए वर्ग का जो सिनेमा है, वो एक अलग तरह का सिनेमा है।
इसमें हम आप कहें कौन से लेकर के तमाम सारी चीजें शामिल हैं जो एक प्रतीक रचते हैं प्रेम के भी और परिवार के भी। तो वो तमाम बातें दर्शकों के लिए ये जानना समझना जरूरी है कि वो ये देखें कि सिनेमा को लेकर के क्रिटिकल अप्रोच रखने की हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों तक ये विचार पहुंचाएं कि जब वो फिल्में देखें तो वो ये देखें कि सिनेमा उनको दरअसल दे क्या रहा है। वो जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो 3 घंटे 2.5 घंटे बिताने के बाद वो जब लेकर के आते हैं आइडिया, वो आइडिया क्या उनके जीवन में उनको एक बेहतर इंसान बना रहा है या उनकी सोच में कोई ऐसी तब्दीली ला रहा है जो उनको समाज या अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए जो है थोड़ा एक नकारात्मक भाव उत्पन्न करती है। हम चाहते हैं कि सिनेमा, जाहिर बात है, सिनेमा इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए और बेहतर इंसान बनाए। यही कोई भी कला हो, सिनेमा हो, साहित्य हो, संगीत हो और भी जितने कला के रूप हैं, वो सब इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए ही काम आते हैं और उनका काम यही बेसिकली है कि वो आपको आपकी जो चेतना है उसका संवर्धन करें। बहरहाल आज की बातचीत बहुत अच्छी रही और इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।